बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 8 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं मौत का रक्स। ये नाकाबिले तस्वीर मुजरिम का दूसरा हिस्सा है। ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333247573 और कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 250 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 8 सफ़ा नंबर 176 से। थोड़ी देर के बाद कोठी का मेन फाटक खुल गया और मेजर हैरिस की शक्ल नजर आई। आइए जनाब, मेजर हैरिस ने मोदबाना लहजे में कहा। क्या हुआ, मुझे मिल गए? कर्नल डेविड और कर्नल हैमरिज ने बैक वक्त कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा। गैर मुल्की मुजरिम तो यहाँ मौजूद नहीं है, अलबत्ता मकामी लोग मौजूद हैं और असले का बेपनाह जहीरा भी तहखानों में है। सिवाय एक के बाकी तमाम मुजरिम मारे गए हैं, मेजर हैरिस ने जवाब दिया। ओह, चलो यही बताएगा कि बाकी मुजरिम कहाँ हैं, कर्नल डेविड ने कहा और फिर तेजी से उस साथ वो कोठी के अंदर दाखिल हो गए। कोठी में हर तरफ लाशें ही बिखरी हुई थी। उनके साथ आने वालों में से भी कई लोग जख्मी हो चुके थे। वो कोठी के अंदरूनी गेट में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने एक नौजवान को सिपाहियों की गिरफ्त में देखा। ये मकामी नौजवान था और उसके चेहरे पर खौफ और घबराहट के आसार नुमाया थे। यही जिंदा पकड़ा गया है जनाब, मेजर हैरिस ने नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इससे बाकी मुजरिमों का पता पूछो, अगर ये ना बताए तो इसको भी गोली मार दो, इसकी बोटी बोटी अलग कर दो, कर्नल हैमरिज ने चीख कर कहा। और फिर मेजर हैरिस ने जेब से एक तेजदार खंजर निकाल लिया। इसे जमीन पर लटा दो, मेजर हैरिस ने इन सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा जिन्होंने इस नौजवान को पकड़ा हुआ था। ये वही अड्डा है जहां इमरान उसके साथी रहते थे और ये नौजवान इस अड्डे का इंचार्ज था। ये तो इमरान और उसके साथियों की खुशकिस्मती थी कि वो अबू नाफे की मौत की खबर सुनकर वहां रुके नहीं थे, बल्कि मिशन पर निकल खड़े हुए थे, वरना जाहिर है कि उनका भी यही हशर होना था और उनका यहाँ से भी निकलना मुश्किल हो जाता। सिपाहियों ने नौजवान को उठाकर जमीन पर इस तरह पटका जैसे कसाई बकरी को ज़बह करने के लिए पहले जमीन पर पटकते हैं। और फिर मेजर हैरिस खंजर संभालते हुए तेजी से आगे बढ़ा। उसने हाथ के एक ही झटके से नौजवान की दाएं आंख खंजर की नोक से बाहर निकाल दी और कमरा नौजवान की हलक से निकलने वाली दर्दनाक चीज से गूंज उठा। बताओ गैर मुल्की मुजरिम कहाँ है, वरना दूसरी आग भी हाथ धो बैठोगे, मेजर हैरिस ने सर्द लहजे में कहा। बताता हूँ, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। पानी, नौजवान ने कराते हुए कहा। जल्दी बताओ, पानी वानी की बात ना करो, जल्दी बताओ, मेजर हैरिस ने कराते हुए कहा। थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकल गए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस और एटमी लेबोरेटरी पर हमला करना है, इंचार्ज ने कराते हुए कहा। ओ, उनकी तादाद कितनी है, कर्नल डेविड ने बेचैन होकर पूछा। वो 5 है, उनमें से एक लड़की भी है, इंचार्ज ने जवाब दिया। हमले की तफसीलात क्या है, कर्नल हैमरिज ने पूछा। ये मुझे नहीं मालूम। पहले तो ये प्रोग्राम हुआ था कि मुजरिम एटली लेबोरेटरी पर हमला करेंगे और अबू नाफे प्रेसिडेंट हाउस पर हमला करेगा, मगर अबू नाफे की अचानक मौत की वजह से उनका ये प्लान खत्म कर दिया गया। अब उनके सरबराह प्रिंस ने नया प्रोग्राम बनाया है जिसका मुझे इल्म नहीं है, इंचार्ज ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, बहुत बड़ा खतरनाक प्रोग्राम है, हमें फौरन एक्शन लेना चाहिए। और क्या जानते हो अबू नाफे के बाकी साथी कौन है और वो कहाँ है, कर्नल डेविड ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ अड्डे पर रहता हूँ, इंचार्ज ने जवाब दिया। खत्म कर दो इसे, मजीद वक्त जाया मत करो, हमें फौरन तौर पर एटमी लेबोरेटरी और प्रेसिडेंट हाउस का रुख करना चाहिए और उसका दिफा करना चाहिए, कर्नल हैमरिज ने बेचैन से लहजे में कहा। और उसका इशारा मिलते ही मेजर हैरिस ने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर पूरी कुव्वत से इंचार्ज के दिल में भोंक दिया और इंचार्ज ने चंद ही लम्हों में दम तोड़ दिया। कर्नल डेविड, तुम अपने आदमी लेकर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ जाओ और मैं अपने मेंबरों को लेकर एटमी लेबोरेटरी का रुख करता हूँ, कर्नल हैमरिज ने कहा और कर्नल डेविड ने सर हिला दिया। फिर वो तेजी से मेन गेट की तरफ भागता चला गया। नया पैराग्राफ। इमरान यरूशलेम होटल के सामने जाकर टैक्सी से उतर गया और फिर वो उस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक टैक्सी आगे न बढ़ गई और उसकी नजरों से ओझल न हो गई। फिर उसने सड़क पार की और फिर उस इमारत की तरफ बढ़ता चला गया जिसके एक फ्लैट में कैप्टन शकील पायलट के रूप में मौजूद था। फिर चंद लम्हों के बाद फ्लैट नंबर 13 पर दस्तक दे रहा था। दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुला और इमरान अंदर घुसता चला गया। इमरान साहब, अबू नाफे कैसे मारा गया, कैप्टन शकील ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। बस मौत आ गई थी उसकी, इमरान ने सादा से लहजे में कहा और फिर कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहने लगा। अब प्रोग्राम सुन लो। मैं सरकारी कार में छुप कर
बैठ जाऊंगा। तुम ड्राइवर को टांग में दर्द का बहाना बनाकर मजबूर कर वो गाड़ी हेलीकॉप्टर के करीब ले जाए, फिर मैं हेलीकॉप्टर में छुप जाऊंगा और तुम हेलीकॉप्टर ले उड़ना। नक्शे में लेबोरेटरी की जगह तो तुमने देख ही ली होगी, वहां तुम गजार की पेटियां फेंक कर यहाँ हेलीकॉप्टर के 2-3 चक्कर लगाना और बाद में इस बहाने से हेलीकॉप्टर में कि कोई नुक्स पड़ गया है हेलीकॉप्टर को वही उतार लेना। उसके बाद हम लेबोरेटरी में घुस जाएंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। इमरान ने कहा, ठीक है मैं समझ गया हूँ, मगर लेबोरेटरी में हम कैसे घुसेंगे? इमरान ने पूछा। ये वहां पहुंच कर देखेंगे। मैं फ्लैट से बाहर छुप जाता हूँ, जैसे ही ड्राइवर तुम्हें बुलाने आए और ऊपर आएगा मैं कार की पिछली नशिस्त में दबक जाऊंगा, इमरान ने कहा और हाथ में पकड़े हुए बैग को उठाए फ्लैट से बाहर आ गया। सीढ़ियां उतर कर वो फ्लैट के दरवाजे के पास एक कोने में छुपकर खड़ा हो गया। ये कोना बिल्कुल अलग थलग था, इसलिए इमरान को देखे जाने का खतरा ना था। फिर उसे वहां खड़े हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि एक फौजी कार इमारत के पोर्च में आकर रुकी और वह दरवाजा खोलकर एक नौजवान बड़ी तेज से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। इमरान समझ गया कि कार कैप्टन शकील के लिए आई है, चनाचा अपना बैग संभाले वो आड़ से निकला और बड़े ही मुतमईन कदम उठाता हुआ कार की तरफ बढ़ता चला गया। उसने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोला, बैग अंदर रखकर वो दोनों नशिस्तों के दरमियान जगह में सिमट कर लेट गया। दरवाजा उसने बंद कर लिया था। वो सड़क पर लोग आ जा रहे थे, मगर इमरान समझता था कि कोई शख्स फौजी कार की वजह से ज्यादा मुतवज्जा ना हुआ होगा। अभी उसे वहां लेटे चंद ही मिनट गुजरे हुए होंगे कि कदमों की आवाजें उभरी और फिर पिछली नशिस्त का दरवाजा खुला और कैप्टन शकील बड़े ही इत्मीनान से पिछली नशिस्त पर बैठ गया। उसने अपने दोनों पैर इमरान की पुष्ट पर रख दिए और कार एक झटके से मुड़ी और फिर खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी। आपकी टांग को क्या हुआ है जनाब? ड्राइवर ने इंतहाई मोतबाना मगर तशवीश ज़दा लहजे में कैप्टन शकील से पूछा। बस अचानक दर्द उठा है, वापसी पर डॉक्टर को दिखाऊंगा, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और ड्राइवर ने सर हिला दिया। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी अभी मेरी टांग के दर्द का पता चले, इसीलिए तुम हेलीकॉप्टर के करीब ले जाकर कार खड़ी करना, कैप्टन शकील ने कहा। मैं समझता हूँ जनाब, आप बेफिक्र रहें, ड्राइवर ने जवाब दिया और कैप्टन शकील मुतमईन हो गया। तकरीबन 15 मिनट के मुसलसल सफर के बाद कार एक जगह रुकी और ड्राइवर ने किसी को कोड बताया और फिर कार आगे बढ़ गई और तकरीबन 2 मिनट के बाद कार एक झटके से रुक गई। सुनो, तुम जरा उतर कर हेलीकॉप्टर के दूसरी तरफ के हेलीपैड के जोड़ चेक करो, अगर मैं खुद गया तो पता चल जाएगा कि मेरी टांग में दर्द है, कैप्टन शकील ने कहा। बेहतर जनाब, मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी। मेरी तरक्की की रिपोर्ट भी तो आप ही नहीं देनी है, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम फिक्र न करो, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसने जानबूझकर कार का दरवाजा खोल रखा। इमरान साहब निकल आए। एक लम्हे बाद कैप्टन शकील ने दबी आवाज से इमरान से मुहातब होकर कहा और इमरान फुर्ती से बाहर आ गया। पलक झपकने में वो बैग उठाए हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे से घुसता चला गया। कैप्टन शकील ने कार आगे बढ़ाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसी लम्हे ड्राइवर वापस आ गया। ठीक है जनाब, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया, हर जोड़ ठीक है, ड्राइवर ने कहा। शुक्रिया दोस्त, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर खुद भी पायलट सीट पर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया। चंद लम्हों के बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता चला गया। इमरान साहब, वो डिपार्टमेंट कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम, कैप्टन शकील ने अचानक कहा। तुम्हें अबू नाफी ने तफसील नहीं बताई थी? इमरान ने चौंक कर पूछा। नहीं, और मुझे भी पूछने का ख्याल नहीं रहा, कैप्टन शकील ने नदामत भरे लहजे में कहा। ओ, ये तो बहुत बड़ी गलती थी, सारा मंसूबा ही चौपट होकर रह गया। शिमाल मशरकी सड़क पर 304 कदम पर तुमने उतरना है, इमरान ने कहा। अगर मंसूबा ना बदल जाता और आप साथ ना होते तो वाकई कबाड़ा हो गया था, कैप्टन शकील ने कहा और फिर उसने मतलूबा टारगेट की तरफ हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद उसने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना शुरू कर दिया और इमरान हेलीकॉप्टर की पिछली सुमत में दबक गया। कोशिश करना कि कोई हेलीकॉप्टर में दाखिल ना हो, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें, कैप्टन शकील ने कहा और फिर उसने हेलीकॉप्टर से नीचे उतार दिया। ये एक वसी और रीज लॉन था जिसके दरमियान बने हुए सब्जाजार पर उसने हेलीकॉप्टर उतारा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, एक आदमी तेजी से हेलीकॉप्टर के करीब आया। माल तैयार है जनाब? मैं हुक लगा देता हूँ, उस आदमी ने करीब आकर कहा। ठीक है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। गजा की पेटियां एक बहुत बड़े और मजबूत जाल में बंधी हुई थी, जिसका हुक हेलीकॉप्टर के नीचे लगा दिया जाता था, जिसे हेलीकॉप्टर के अंदर से बटन दबाकर खोला जा सकता था। चंद ही लम्हों के बाद उस आदमी ने ओके का इशारा किया और कैप्टन शकील का हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होता चला गया। चंद लम्हों के बाद हेलीकॉप्टर को एक झटका सा लगा और वो ऊंचा उठता चला गया।
काफी बुलंदी पर पहुंचकर कैप्टन शकील ने हेलीकॉप्टर का रुख लेबोरेटरी की तरफ कर दिया और इमरान भी पिछली नशिस्त से निकलकर साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। अब वक्त आ गया है कि एटमी बिलीगर का तख्ता कर दिया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर हाथ में पकड़े हुए बैग की जिप खोलने लगा। बैग में उसने एक वायरलेस ऑपरेशन मशीन निकाली और फिर उसका एक बटन दबा दिया। उसे पूरी कुव्वत से मशीन के ऊपर लगे हुए हैंडल को नीचे दबा दिया। बटन दबने से एक बल्ब जल उठा था जो हैंडल के दबते ही बुझ गया। इमरान ने घड़ी पर वक्त देखना शुरू कर दिया। फिर ठीक 1 मिनट के बाद उसने एक और बटन दबा दिया। अब एक सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। लो भाई एटमी बिजली घर साहब, तुम छुट्टी करो, इमरान ने कहा और फिर उसने एक झटके से हैंडल को एक बार फिर दबा दिया और सुर्ख रंग का बल्ब बुझ गया और इमरान ने मशीन एक तरफ रख दी। दूसरे ही लम्हे इमरान को हेलीकॉप्टर की खिड़की से जुनूब की तरफ आग की दीवार आसमान तक बुलंद होती दिखाई दी और फिर इस खौफनाक धमाके की मध्यम आवाजें इनके कानों तक पहुंचने लगी। हम टारगेट पर आ पहुंचे हैं, नीचे से कॉशन दिया जा रहा है, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, बुलंदी कम करो और ठीक जगह पर पेटियां फेंक दो, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम करनी शुरू कर दी और इमरान खिड़की से नीचे झांकने लगा। चंद ही लम्हों के बाद उसने कहा, हुक खोल दो। कैप्टन शकील ने हाथ बढ़ाकर एक हैंडल खींच लिया। हेलीकॉप्टर को एक झटका सा लगा और जाल में बंधी हुई पेटियां तेजी से जमीन की तरफ लपकने लगी। जाल के साथ ही एक छतरी बंधी हुई थी जो हुक खुलते ही खुल गई और छतरी की वजह से पेटियां आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती जा रही थी। हेलीकॉप्टर को फजा में लेकर चक्कर देना शुरू कर दो, इमरान ने कहा और फिर कैप्टन शकील ने हेलीकॉप्टर को एक दायरे की सूरत में चलाना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद अचानक एक आवाज माइक से उभरी। हेलो पायलट, लेबोरेटरी कंट्रोल स्पीकिंग ओवर। अब तुम टेक्निकल खराबी का बहाना करना, इमरान ने दबे लहजे में कहा। यस पायलट स्पीकिंग ओवर, कैप्टन शकील ने कतरे घबराए हुए लहजे में कहा। क्या बात है, तुम वापस क्यों नहीं गए? ओवर, दूसरे से पूछने वाले का लहजा बेहद सख्त था। जनाब, हेलीकॉप्टर का टर्निंग रॉड खराब हो गया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवर, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओह, क्या खराबी ज्यादा है? इस बार दूसरे से बोलने वाले के लहजे में काफी तशवीश नमाया थी। जी हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, इसी पूरी तरह ठीक करने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी करो, हेलीकॉप्टर नर्सरी के दरमियान में उतार लो, ऐसा न हो कि हेलीकॉप्टर फजा में ही फट जाए। यहाँ से मैं आदमी भेज दूंगा, वो तुम्हारे साथ मिलकर खराबी दूर कर देंगे, दूसरी से नरम लहजे में कहा गया। थैंक यू सर, मैं हेलीकॉप्टर उतार रहा हूँ, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। हाँ उतार लो, हम एंटी रेस का दायरा वक्ती तौर पर खत्म कर रहे हैं, जल्दी करो। ओवर, दूसरे से कहा गया और कैप्टन शकील ने हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम करना शुरू कर दी। इमरान ने अपना बैग हेलीकॉप्टर की पिछली समत के कोने में रखा और खुद भी हेलीकॉप्टर की खिड़की से जरा हटकर पीछे बड़े चुकन्ने अंदाज में खड़ा हो गया। हेलीकॉप्टर लम्हा बलम्हा नीचे होता चला जा रहा था। नया पैराग्राफ। प्रेसिडेंट हाउस की 4 दीवारी खासी बुलंद थी और उसकी हिफाजत के लिए जदीद तरीन मैकेनिज्म का और इलेक्ट्रॉनिक हिफाजती निजाम का सहारा लिया गया था। प्रेसिडेंट हाउस के सदर दरवाजे पर मुसल्लह फौजियों की एक पूरी फौज मौजूद थी। वो सब लोग बेहद चौकन्ने मालूम होते थे। एक स्याह रंग की लेमोजीन कार सदर दरवाजे पर आकर रुकी और एक गार्ड तेजी से ड्राइवर की तरफ बढ़ा। ड्राइविंग सीट पर सफदर मौजूद था, जबकि उसके साथ वाली सीट पर जूलिया और पिछली नशीस पर जोसेफ अकड़ा बैठा था। मिस्टर प्रेसिडेंट से हमारी मुलाकात तय है, हमारा ताल्लुक न्यूयॉर्क के अखबार हेराल्ड से है। सफदर ने जेब से एक कार्ड निकालकर गार्ड के सामने करते हुए कहा। ओ ठीक है, ये लीजिए रेड पास, जनाब सदर आपके मुंतजिर हैं, गार्ड ने कहा और फिर एक सुर्ख रंग का कार्ड सफदर की तरफ बढ़ा दिया। उसके साथ ही गेट खोल दिया गया और फिर सफदर कार आगे बढ़ाता चला गया। अब ये इनकी खुशकिस्मती थी कि जब वो प्रेसिडेंट हाउस के आसपास हिफाजती निजाम का जायजा लेते फिर रहे थे, यही कार उनके करीब आकर रुकी थी और ड्राइवर ने इनसे सदर दरवाजे का रास्ता पूछा था। और फिर सफदर ने बड़ी ही होशियारी से मालूम कर लिया कि वो न्यूयॉर्क के मशहूर अखबार हेराल्ड के खसूसी नुमाइंदे हैं और सदर का इंटरव्यू करने और उसकी फिल्म बनाने आए हैं और उनसे उनका वक्त तय है। जिस जगह वो मौजूद थे वो चूंकि प्रेसिडेंट हाउस की अपनी समझ थी, इसलिए सफदर ने बड़ी ही फुर्ती से ड्राइवर को नीचे घसीट लिया और जोसेफ और जूलिया भी हरकत में आ गए और नतीजा जाहिर था कि चंद ही लम्हों के बाद वो तीनों एक कद आदम बाड़ के पीछे बेहोश पड़े हुए थे और इनकी जगह इन तीनों ने ले ली थी। सफदर चूंकि उनकी तलाशी लेना ना भूला था, इसलिए हेराल्ड का कार्ड उसे एक मातहत की जेब में से मिल गया था और इसी कार्ड की वजह से वो एक खसूसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से टकराए बगैर अंदर दाखिल हो चुके थे। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कार पोर्च में रोकी और फिर बैग उठाए नीचे उतर आए।
और एक बावर्दी मुलाजिम ने इन्हें खुशामदीद कहा और उन्हें एक नजदीकी कमरे में ले गया जहां उनके बैग चेक किए गए, मगर जाहिर है वो बैग अब सादा रकम के बैग तो ना थे। उनमें खसूसी तौर पर छुपाया गया खौफनाक और जदीद किस्म का असला जाहिर हो जाता, मगर चंद लम्हों के बाद उन्हें ओके का कार्ड दे दिया गया। वो मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद एक और राहदारी में पहुंचे जहां उनकी एक बार फिर तलाशी ली गई और तलाशी से मुतमईन होने के बाद उन्हें एक कमरे के दरवाजे में पहुंचा दिया गया। दरवाजे के बाहर 2 मुसल्ला गार्ड मौजूद थे। उन्होंने उनके तमाम कार्ड चेक किए और फिर एक इंतकाम नुमा बटन दबाकर उन्होंने मोदबाना लहजे में कहा, हेराल्ड अखबार के 3 नुमाइंदे दरवाजे पर मौजूद हैं, तमाम कार्ड ओके हैं। ठीक है जनाब, गार्ड ने कहा और इंतकाम का बटन ऑफ कर दिया। आप लोगों को मालूम होगा कि आपकी मुलाकात सिर्फ 15 मिनट जारी रहेगी, गार्ड ने बड़े ही मुहज़्ज़ब लहजे में कहा। हाँ हमें मालूम है, सफ्तर ने रूखे लहजे में जवाब दिया और गार्ड ने सर हिलाते हुए एक बटन दबाया और दरवाजा खुलता चला गया। सफ्तर सबसे पहले कमरे में दाखिल हुआ और जूलिया जोसेफ ने इसकी पैरवी की। उनके अंदर जाते ही दरवाजा अंदर से बंद हो गया। उन्होंने अपने आप को एक खास से बड़े कमरे में पाया जिसके दरमियान एक बड़ी सी मेज और महसूस साथ की कुर्सी मौजूद थी, जिससे एक छोटी सी फर्श तक एक बंद मेज थी और 3 कुर्सियां मेज से कुछ फासले पर मौजूद थीं। कमरे के अंदर एक बावर्दी मुलाजिम मौजूद था। आप तशरीफ रखिए, साहिब सदर अभी आने वाले हैं, बावर्दी मुलाजिम ने इंतहाई मोतबाला लहजे में कहा और वो तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। चंद लम्हों के बाद कमरे के शुमाली कोने का एक दरवाजा खुला और तवीलुल कामत सदर ममलिकत अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी। वो दोनों एहतरामन खड़े हो गए। सदर ने इन्हें खुशामदीद कहा और फिर महसूस कुर्सी पर बैठते हुए उन्हें भी बैठने का इशारा किया। जनाब सदर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, सदर ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। शुक्रिया, मुझे आप जैसे इंतहाई मुखर अखबारी नुमाइंदों से तावन करके खुशी हो रही है, साहिब सदर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे एक बावर्दी बेरे ने मशरूब की 3 गिलास लाकर उनके सामने मेज पर रख दिया और वो तेजी से पीछे मुड़ गया। जनाब सदर, हमें मालूम हुआ है कि इसराइल के शमाली हिस्से में मौजूद पुल और डैम को मुजरिमों ने उड़ा दिया है। ये मुजरिम किस गैर मुल्क से ताल्लुक रखते थे? सफदर ने सवाल किया। ओ, मुझे इस सिलसिले में कोई वाज़ेह रिपोर्ट नहीं मिली। GP5 तफ्तीश कर रही है, साहिब सदर ने अचानक अपने चेहरे पर उभरने वाले तासरात को बड़ी ही खूबी से छुपाते हुए कहा और ऐन उसी लम्हे अचानक कमरे में बैठे हुए बल्ब एक झमाके से बुझने लगे, मगर दूसरे ही लम्हे वो दोबारा जल उठे। और फिर इससे पहले कि सफदर कुछ कहता, अचानक एक मुतरन्नम सी आवाज कमरे में गूंज उठी और सदर ममलिकत चौंक कर मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे मेज का कोना खुद ब खुद खुल गया और एक तख्ता सा बाहर आ गया जिस पर सुर्ख रंग का एक टेलीफोन पड़ा हुआ था। सदर ममलिकत ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। जनाब, एटमी बिजली घर तबाह हो गया है। ऑटोमेटिक जनरेटर से अभी काम तो कर रहा है, लेकिन दूसरे से कहा गया। क्या कह रहे हो? सदर ममलिकत बुरी तरह उछल पड़े। सर, मैं ठीक कह रहा हूँ, ठहरिए सर, एक जरूरी कॉल आई है। 1 मिनट सर। दूसरे से बोलने वाला एक लम्हे के लिए रुक गया। सफ्तर ने मानी है नजरों से अपने साथियों को देखा। सर, GP5 के कर्नल डेविड यहाँ पहुंच चुके हैं, वो आपसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं। दूसरे से कहा गया। ठीक है, मिला दो। सदर ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। मिस्टर सदर, मैं कर्नल डेविड बात कर रहा हूँ। गैर मुल्की प्रेसिडेंट हाउस पर हमला करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आप फौरी तौर पर तमाम मुलाकातें मनसूख कर दें। कर्नल डेविड की आवाज उभरी। ओ मगर, सदर ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। सर, मुजरिम बेहद खतरनाक है, ऐसा ना हो वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए। दूसरे से कहा गया। अच्छा ठीक है, सदर ममलिकत ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर उसने रिसीवर रख दिया। सदर ने सफ्तर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि, मगर दूसरे ही लम्हे में चौंक पड़े क्योंकि सफ्तर के हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था। जोसेफ और जूलिया भी उठ खड़े हुए और उनके हाथों में 10 बम मौजूद थे जिनकी पिनों पर उनकी उंगलियां थी। मुझे भी अफसोस है, मगर जरा सी गलत हरकत, सफदर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मगर उसी लम्हे सदर ममलिकत ने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन उंगली से दबा दिया और सफदर के फिक्रा पूरा होते ही एक खौफनाक धमाका हुआ और सदर ममलिकत कुर्सी समेत पलक झपकते ही गायब हो गए। उसके साथ ही कमरे का दरवाजा खुला और 3 मुसल्लह अफराद मशीन गन संभाले अंदर दाखिल हुए। मगर इससे पहले कि वो इन पर फायर करते, जोसेफ ने बड़ी फुर्ती से हाथ में पकड़ा हुआ बम इनकी तरफ उछाल दिया।
एक खौफनाक धमाका हुआ और इन तीनों के पुर्जे उड़ गए। उसी लम्हे कुर्सी दोबारा नमूदार हो गई। सफ्तर तेजी से मेज की तरफ बढ़ा और फिर तेज से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे पास आओ, जल्दी करो, सफ्तर ने तेज लहजे में कहा और वो दोनों छलांग लगाकर कुर्सी के पास पहुंच गए। सफ्तर ने बड़ी तेजी से कुर्सी के किनारे पर लगा हुआ वही बटन दबा दिया और दूसरे ही लम्हे 4 फुट का एक गिटार जिस कुर्सी पर वो बैठे थे गोली की रफ्तार से जमीन में उतरता चला गया। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए और सफ्तर उछल कर नीचे उतर आया और उन दोनों ने भी वो जगह थोड़ी देर के बाद वापस कुर्सी पर ऊपर आने लगी। सफ्तर ने इस दरवाजे की दूसरी तरफ छलांग लगाई जिस पर पड़ा हुआ पर्दा अभी तक हिल रहा था। जोसेफ और जूलिया भी उसके पीछे से दरवाजे से निकलकर वो एक राहदारी में आ गए जिसके आखिर में एक और दरवाजा था। वो तेजी से दौड़ते हुए उस दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजा बंद था। सफ्तर ने दौड़ते हुए पूरी कुव्वत से दरवाजे पर कंधे की टक्कर मारी और दरवाजा एक धमाके से खुलता चला गया। उसके साथ ही एक चीख बुलंद हुई। कोई शख्स उछलकर फर्श पर गिरा था और सफ्तर ने देख लिया कि वो सदर मुमलिकत ही थे। सफ्तर ने छलांग लगाई और फर्श से उड़ते हुए सदर मुमलिकत को झपट लिया। कौन हो तुम? सदर मुमलिकत के चेहरे पर शदीद परेशानी नुमाया थी। मिस्टर सदर, अगर तुमने हमारे साथ ताउन किया तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वरना मेरे बाजू का एक ही झटका तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा, सफ्तर ने घुर्राते हुए कहा और फिर उसने सफ्तर को एक झटके से खड़ा किया। उसके दोनों बाजू सदर की पुष्ट पर मुड़े हुए थे और उसने जेब से एक हथकड़ी निकाली और सदर के हाथों में डाल दी। उसी लम्हे राहदारी से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। जोसेफ और जूलिया जो दरवाजे के अंदर की तरफ मौजूद थे चौंक पड़े और फिर जूलिया ने हाथ में पकड़ा हुआ दस्तीवा में इंतहाई तेजी से बाहर राहदारी की तरफ उछाल दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ और राहदारी इंसानी चीजों से गूंज उठी। सफ्तर के हाथों में अब सदर बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। सदर के हाथों में हथकड़ियां लग चुकी थी और उसने अपने रिवॉल्वर की नाल सदर की कनपटी पर लगाते हुए कहा, इंतकाम के जरिए अपने आदमी को सूरत हाल बता दो, उन्हें बताओ कि वो कोई हरकत ना करे। सफ्तर ने मेज पर पड़े हुए इंतकाम की तरफ इशारा करते हुए कहा और उसके साथ ही उसने इंतकाम पर लगा हुआ इकलौता बटन भी दबा दिया। हेलो, प्रेसिडेंट स्पीकिंग। मुजरिमों ने मुझ पर काबू पा लिया है, तुम में से कोई हरकत ना करो वरना वो मुझे हलाक कर देंगे, सदर ने भींचे भींचे लहजे में कहा और इससे पहले कि वो कुछ और कहता सफ्तर ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया। अब बाहर निकलो और देखो, हमने बहरहाल मरना तो है ही, मगर हम मरने से पहले तुम्हें भी साथ ठिकाने लगा देंगे, इसलिए बेहतर यही है कि जैसे हम कहते जाएं वैसे करते जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर तुमने हमारे साथ मुकम्मल तावन किया तो तुम्हारी जान को कोई खतरा ना होगा। सफ्तर ने सर्द लहजे में सदर से मुखातिब होकर कहा और सदर सिर्फ सर हिलाकर रह गया। दूसरे ही लम्हे सफदर ने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया और वो तीनों उसके पीछे होते हुए कमरे से बाहर आते चले गए। नया पैराग्राफ। कर्नल हेमरेज अपने साथियों समेत कोठी से निकला तो उसका चेहरा सुता हुआ था, आंखों से वहशत और उलझन झलक रही थी। जिस कार में कर्नल हेमरेज मौजूद था उसे मेजर हैरिस ड्राइव कर रहा था। कार का रुख एटॉमिक लेबोरेटरी की तरफ था और मेजर हैरिस लम्हा व लम्हा रफ्तार तेज करता चला जा रहा था। जैसे ही आधा फैसला तय हुआ तो कर्नल हेमरेज ने फुर्ती से जेब से एक छोटा सा बक्स निकाला और फिर उस पर लगी हुई नाव तेजी से घुमानी शुरू कर दी। जल्दी बक्स पर लगा हुआ एक बल्ब जल उठा। हेलो हेलो, कर्नल हेमरेज ऑफ रेड आर्मी स्पीकिंग, ओवर। कर्नल हेमरेज ने चीख कर कहा, यस ARL फ्रॉम दिस एंड ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी के मुहफ़्फ़फ़ इस्तेमाल करते हुए कहा, सुनो, अपने सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल मार्क से फौरन मेरी बात करवाओ, इमरजेंसी ओवर। कर्नल हेमरेज ने इंतहाई तेज लहजे में कहा, ओवर, 1 मिनट होल्ड ऑन, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल हेमरेज ने दूसरे हाथ की उंगली दांतों के दरमियान रखकर चबानी शुरू कर दी। ये इसकी इंतहाई असाबी तनाव को जाहिर करती थी। यस, कर्नल मार्क स्पीकिंग, ओवर। एक लम्हे के बाद उस तरफ से एक रफ्त आवाज सुनाई दी, कर्नल हेमरेज फ्रॉम दिस एंड, लेबोरेटरी में अपने साथी समेत मैं आ रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि मुजरिम एटॉमिक लेबोरेटरी पर हमला करने के लिए रवाना हो चुके हैं, ओवर। कर्नल हेमरेज ने कहा, वो आप जरूर आ जाए, मगर यहाँ मुजरिमों की दाल नहीं गल सकती, हम पूरी तरह चुकन्ना है, ओवर। दूसरी तरफ से कर्नल मार्क ने कदरे तंजिया लहजे में कहा, मुजरिम बेहद चालाक, अयार और इंतहाई खतरनाक है। वो बैक वक्त प्रेसिडेंट हाउस और एटॉमिक लेबोरेटरी पर हमला करने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं और अपने अड्डों से चल पड़े हैं, इसलिए हमें पूरी तरह होशियार रहने की जरूरत है, ओवर। कर्नल हेमरेज ने कहा, ठीक है, हम पूरी तरह होशियार हैं, वैसे आप आ जाएं, ओवर।
कर्नल मार्क ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया और कर्नल हेमरिज ने बटन को ऑफ करके डिब्बा जेब में डाल दिया। मेजर हैरिस कार को उड़ा लिए जा रहा था और इस वक्त वे कोई छोटी सी टीलानुमा पहाड़ी की चोटी पर से गुजर रहे थे कि अचानक पिछली नशीस पर बैठा हुआ एक मेंबर चीख पड़ा, आग, भयानक आग। और फिर सबने चौंक कर इधर उधर देखा। दूसरे ही लम्हे मेजर हैरिस ने बेख्तियार ब्रेक पर पूरा दबाव डाल दिया और एक लम्हे के लिए कार लहराई, मगर दूसरे ही लम्हे सड़क के किनारे रुक गई। पीछे आने वाली दोनों कारें भी रुक गई और वो सब तेजी से बाहर निकल आए। उन सब की नजरें शिमाल मशरिक की तरफ जमी हुई थी, जहां से आग का समुद्र बह रहा था। ओ, एटमी बिजली घर तबाह कर दिया गया, कर्नल हेमरिज ने चीखते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई बात उसकी बात का जवाब देता, अचानक खौफनाक धमाकों का एक सिलसिला शुरू होगा और धमाकों की खौफनाक लहरें इनके जिस्मों से टकराईं। लेट जाओ, कर्नल हेमरिज ने चीख कर कहा और सब फुर्ती से जमीन पर लेटते चले गए। धमाकों में लम्हा बलम्हा शिद्दत पैदा होती चली जा रही थी और फिर ये देखकर वो सब हैरत जरा रह गए कि पहाड़ी पर मौजूद इनकी कारें खिलौनों की तरह उड़ती हुई पहाड़ी से नीचे जा गिरी और यही हशर बाकी कारों का भी हुआ जो इस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। वो इन लहरों की बराह रास्त जद में आ गई थी। हर तरफ चीहो पुकार जारी थी और पूरे शहर पर एकदम तारीकी की यलगार हो गई। तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल खौफनाक धमाके होने के बाद उनकी शिद्दत में कमी आती चली गई। अलबत्ता आग के शोले पहले से भी ज्यादा बुलंद हो चुके थे। पूरा बिजली घर उड़ गया, सैकड़ों आदमी मारे गए होंगे। काश मैं उन मुजरमों का नरहरा चबा सकूं, कर्नल हेमरिज ने इंतहाई गुस्से से चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से और वहशत से बिगड़ता चला गया। कहीं हमें डॉज तो नहीं दिया गया, मुजरम बिजली घर पर हमला करने गए हों और हमें दूसरी राह पर डाल दिया गया हो? मेजर हैरिस ने कहा। नहीं, मुजरिम खुद अंदर रहकर इतनी खौफनाक आग नहीं लगा सकते। ये आग वायरलेस बम्बू के जरिए लगाई गई है। ये उसी मुजरिम का कारनामा है जिसने मार्क फोकम का रूप धारा और फिर रॉजर का मेकअप करके निकल भागा, कर्नल हेमरिज ने कहा। अब क्या होगा कर्नल? पूरे शहर को यही बिजली घर तो बिजली सप्लाई करती थी, एक और मेंबर ने कहा। ओ, बड़ी ही खौफनाक वारदात है। अजीम इसराइल को पहुंचने वाला ये सबसे जबरदस्त धचका है। अब मैं समझ गया हूँ कि मुजरिमों ने ऐसा क्यों किया। वो लेबोरेटरी पर हमला करके बिजली का कनेक्शन खत्म कर देना चाहते थे ताकि वहां की तमाम सिक्योरिटी निजाम फेल हो जाए, कर्नल हेमरिज ने हाथ मलते हुए कहा। ओह, मगर लेबोरेटरी में तो ऑटोमेटिक जनरेटर मौजूद है, मेजर हैरिस ने चौंकते कहा। वो इस वक्त गुप अंधेरे में डूबे हुए शहर में एक टीला था और उसकी पहाड़ी पर खड़े थे। सड़कों पर सिर्फ कारों और बसों की हेडलाइट्स रोशन थी और फिर शिमाल मशरिक की तरफ आग का एक समुंदर दहक रहा था जिसने इर्द गिर्द के माहौल को खौफनाक हद तक रोशन कर रखा था। और फिर शहर में कहीं कहीं टिमटिमाते हुए बल्ब रोशन होने लगे। ओह, इंतजामिया ने इमरजेंसी बिजली घरों से राब्ता कायम कर लिया है। आओ, पुलिस कारें हासिल करना होगी, हमें फौरन लेबोरेटरी पहुंचना है, कर्नल हेमरिज ने कहा और वो सब तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरते चले गए। थोड़ी देर के बाद नीचे सड़क पर कर्नल हेमरिज ने पुलिस कारों के इंचार्ज को अपना महसूस कार्ड दिखाकर 3 कारें हासिल कर ली। अब वो सब तेजी से एटॉमिक लेबोरेटरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। नया पैराग्राफ। जैसे ही हेलीकॉप्टर के पैड्स नर्सरी के अंदर बने हुए एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर जमे, स्टेन गन ब्रादर मुसल्लह सिपाहियों ने हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेर लिया। वो तादाद में 5 थे। कैप्टन शकील ने बड़े ही इत्मीनान से हेलीकॉप्टर का इंजन बंद किया और फिर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। 2 मैकेनिक कहाँ हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर खराबी दूर करनी है? कैप्टन शकील ने एक सिपाही से मुखातिब होकर कहा। चंद लम्हे इंतजार कीजिए, अभी आ रहा है, एक सिपाही ने मोदबाना मगर सख्त लहजे में कहा और कैप्टन शकील दरवाजे से पूछ लगाकर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि अब इमरान का आइंदा इक़दाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो लोग जरूरत से ज्यादा ही चुकन्ने थे और जब तक लेबोरेटरी के अंदर ना घुसा जाए, लेबोरेटरी की तो तबाही का तस्वुर भी नामुमकिन है। अभी उसी हेलीकॉप्टर से बाहर आए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक नौजवान जिसने लेबोरेटरी की महसूस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, हाथ में एक बैग उठाए तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ आता दिखाई दिया। क्या खराबी है जनाब? मैकेनिक ने करीब आकर कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। टर्निंग रॉड में गड़बड़ है, कैप्टन शकील ने कदरे मुस्कुराते हुए कहा। ओ, मैकेनिक ने कहा। उसी लम्हे कैप्टन शकील ने मुड़कर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल दिया। मैकेनिक ने पहले बैग अंदर रखा और फिर वो उछलकर हेलीकॉप्टर के अंदर चला गया। उसी लम्हे कैप्टन शकील को भी
हल्की सी ऊह की आवाज सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे वो उछलकर उसके पीछे हेलीकॉप्टर में दाखिल हो गया। उसने मैकेनिक को इमरान के हाथों में झूलता देख लिया था और फिर उसने फुर्ती से मुड़कर हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर दिया। तुम इसके बैग को लेकर मुरम्मत करना शुरू कर दो,